गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोगों को एडवर्टीजमेंट मिल गया है क्यों? Yes, जी sir. सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes. कैसे फीलिंग आ रही, कुछ पॉजिटिव फीलिंग आ रही कि नहीं? आ ही रही है सर। सर बिल्कुल सर, रीजन बहुत मिल गया है मोटिवेशन वापस मिला, से ट्रैक पे आने का। मोटिवेशन। कहीं ऐसी फीलिंग तो आपको नहीं आ रही कि टीजीटी पीजीटी जैसा इसका एग्जाम होगा 4 साल बाद? ऐसी फीलिंग तो नहीं है किसी के पास? उससे बहुत टफ है सर, उसके जैसा पेपर नहीं। ऐसी फीलिंग होनी भी नहीं चाहिए किसी स्टूडेंट के पास कि 4-6 साल के बाद एग्जाम होगा। अगर इसी फीलिंग के साथ आप तैयारी करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। पहली बात आप ध्यान में रखें कि दिसंबर के पहले एग्जाम हो जाएगा। इसका प्री का एग्जाम दिसंबर के पहले हो जाएगा, ये दिमाग में आप रख लीजिएगा। और बहुत सटीक तैयारी आपको करना है। आज जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, तुरंत आप अपने काम पे लग जाइए। आप घर पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, कहीं भी हैं, हॉस्पिटल में किसी की इलाज कराने गए हैं, कहीं पड़े हुए हैं, आप वहीं से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। आप सोचे अच्छा खासा सिलेबस है, जीआईसी-एलटी का अच्छा खासा सिलेबस है, हालांकि उसको हुआ नहीं बनाएंगे। सिलेबस डिफाइंड होता है तो काम करने में बहुत मजा आता है। जब नॉन डिफाइंड वे में चीजें होती हैं तब मुश्किल हो जाता है काम करना। जब आगे कोहरा हो, आगे धुंध हो तो काम करने में मजा नहीं आता, लेकिन जब आगे चीजें स्पष्ट हो, क्लियर हो, लक्ष्य दिखाई पड़ रहा हो तो भेजने में बहुत मजा आता है ना? तो यहाँ पर टारगेट आपका एकदम क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, डिफाइंड है। यहाँ पर टीजीटी जैसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 4 राइटर में सारे वर्क्स पढ़ने हैं, बायोग्राफी पूरी पढ़नी है, क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है। यहाँ पे डिफाइंड वे में आपको काम करना है। तो आपको डिफाइंड वे में काम करना है तो सीधी सी बात है, चीजें एकदम बेहतर हो जाती हैं और बढ़िया हो जाती हैं। चलिए हम लोग एडवर्टीजमेंट थोड़ा देख लेते हैं, उस पर जिसके डाउट्स हो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो मैं एडवर्टीजमेंट ओपन करने चल रहा हूँ, जहां से जिसको जो डाउट लगेगा बोल सकता है, पूछ सकता है, उस पर हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है? एडवर्टीजमेंट आपके पास आ भी गया होगा व्हाट्सएप पर, और अगर नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप चेक करेंगे तो उसमें लगातार भेजा गया है। आइए हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। सभी लोग माइक ऑफ रखेंगे, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। ऑन जो करेगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कोई बात होगी, कोई डाउट होगा, तभी आप माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज माइक ऑफ रखेंगे आप। ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये आपकी विज्ञापन संख्या है, A5 E1 2025। आपका सिलेक्शन होगा, विज्ञापन संख्या जीवन भर याद रखिएगा। कभी कोई आरटीआई कोई काम पड़ेगा, किसी विज्ञापन संख्या से आपको आगे काम करना रहेगा। आज की डेट में विज्ञापन आपका एडवर्टीजमेंट आया है 28 जुलाई 2025 में। कहाँ से आया है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन संस्था है, और यहाँ की जो वैकेंसी आती है, आप मान के चलते हैं कि मैं तो खुद सेलेक्टेड हूँ, यहाँ से लेक्चरर हूँ, यहीं से, यहीं मैंने इंटरव्यू दिया। मैं कभी भी निकलता हूँ इस आयोग के सामने से तो मुझे लगता है कि मंदिर है, अपने आप सर झुक जाता है, पता नहीं क्यों। तो आप अगर लोक सेवा आयोग का प्री फेस करने जा रहे हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो अपने आप में एक बेहतरीन चीज है। मेंस आप अगर लिखने का सौभाग्य पाते हैं और मेंस क्वालिफाई करने के बाद फाइनली सिलेक्टेड होते हैं, और आपके ऊपर जो मुहर लगती है कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सिलेक्टेड हैं, ये साधारण चीज नहीं, आप डिफरेंट हैं औरों से, इसको आप मान के चलेंगे।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बहुत ही सम्मानित संस्था है। और इस एग्जाम में, इस वैकेंसी में सारी चीज़ें फेयर होंगी, बेहतर होंगी, अच्छे तरीके से होंगी और कोई लूप होल नहीं रहेगा। प्री मेंस 2 एग्जाम होंगे चूंकि, तो आप ये मान के चलेंगे कि थोड़ा कंपटीशन टफ होगा, लेकिन जो वास्तव में मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, लेबोरियस होगा, उसका सिलेक्शन होगा। जिसने बीए वगैरह बहुत ईमानदारी से किया है, एमए ईमानदारी से किया है, एमए नहीं है तो कम से कम राइटिंग स्किल पे बढ़िया उसने काम किया है, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल पे बढ़िया काम किया, उसके लिए बहुत आसान होगा एग्जाम, बहुत साधारण एग्जाम होगा। इसकी रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग स्किल बढ़िया है और राइटिंग स्किल, 2 ही चीजें आपकी चेक होंगी यहाँ पर। आपकी स्पीकिंग नहीं चेक होगी, लिसनिंग नहीं चेक होगी। आपकी जो दोनों, देखिए आपकी जो लिसनिंग होती है और आपकी जो स्पीकिंग होती है बेसिक स्किल है, प्राइमरी स्किल है, और जो आपकी सेकेंडरी स्किल है और जो टॉप की स्किल कही जाती है वो आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल है। तो वास्तव में रीडिंग और राइटिंग स्किल आपकी यहाँ चेक की जाएगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। आज से आवेदन इसका शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ ही जाएंगे। 28/8 से लेकर कब तक अंतिम तिथि है? 4 तारीख, यानी सितंबर। अगस्त तो आने वाला है, अगस्त के बाद सितंबर आएगा। सॉरी, अंतिम तिथि आपकी 28/8 है। 28/7 को विज्ञापन आ रहा है आज ही की डेट में, और 1 महीने बाद आज ही की डेट में इसकी अंतिम तिथि आएगी। और आवेदन प्रस्तुत, ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में कोई सुधार है, संशोधन और शुल्क समाधान है, उसकी एक और डेट इन्होंने दिया है, सितंबर में दिया है, 5-6 दिन और दे दिया है। तो मिला के 1 महीने की टाइम है आपके पास 28 तक का। तो ऐसा ना हो कि आप 28 तारीख को फॉर्म भरेंगे, सीधा अगले महीने फॉर्म भरेंगे 28 अगस्त को। ऐसी गलती ना करिएगा, समय से आप अपना काम करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आप अपना OTR भर लें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन के 72 घंटे पूर्व पहले जाकर वेबसाइट पर OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप OTR भरेंगे, उसके बाद 72 घंटे बाद फॉर्म भरना है। OTR आप प्राप्त कर लें, क्योंकि OTR प्राप्त करने के बाद ही वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। तो साधारण चीज, इसको आप समझ रहे होंगे। मुझे लगता है यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ कोई डाउट है किसी को? नो सर। सभी ने OTR भरा होगा लगभग, 1-2 लोग नहीं भरे होंगे तो भर लेंगे जल्दी से। सर मेरा पिछले साल का है, 24 में, मतलब हम भरवाए थे, पिछले साल ही OTR कराए थे। ठीक ठीक, वो चलता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है तो वो ले लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर OTR जानकारी थी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना भी दी गई है यहाँ पर। ये कुछ निर्देश हैं, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, जिनको अच्छे से आप समझ लें, उसके बाद आवेदन करें, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जब आप वो कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होंगे उस पर आप काम करेंगे। देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, एक बार एडवर्टीजमेंट अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट पे देखिए, हर जगह नहीं, बहुत अफवाहें चल रही इस समय। कोई टेट की एलिजिबिलिटी दिखा रहा है तो कोई क्या दिखा रहा है, चक्कर में मत पड़िए। बहुत वेबसाइट पे ऑल नोटिफिकेशंस पे जाइए, एडवर्टीजमेंट पे जाइए, ठीक है। क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट अपने आप दिखाई पड़ेगा। और 3 भाग हैं, यूजर, इंस्ट्रक्शंस। इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो व्यू एडवर्टीजमेंट, वहां देखिए, अप्लाई। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो अफवाहों पर पता नहीं क्यों ध्यान देते हैं। आप अपना एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, बैठ के समझ लीजिए,
आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके खुद ही। कोई मैसेज डाल दिया, भगे चले जा रहे हैं, परेशान होते चले जा रहे हैं, सर ये हो गया वो हो गया है, ऐसी स्थिति है, इंग्लिश 3 साल है कि 2 साल है, लैंग्वेज है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर रही है सब इसमें दिया हुआ है स्पष्ट। ये सारी चीजें इसी स्टेप पे जाके आप कर लीजिएगा। यूजर इंस्ट्रक्शंस, एडवर्टीजमेंट, एक बार वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं चीजों को अच्छे से। पहला चरण, दूसरा चरण, यहाँ किसी कोई दिक्कत नहीं होगी? नो सर, क्लियर है। यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप कर लेंगे। आप कैफे पे जाते हैं तो वहां से भी हो जाता है। ये 4 चरण तक आप पहुंच रहे हैं। उसके बाद विशेष अनुदेश आ गया है आपका। तो अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक ही श्रेणी डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमी लेयर, नाम और पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन पहले से क्लियर रहिए आप अपना सब कुछ, तो क्लियर होगा ही लोगों का। डोमिसाइल आपका, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दुनिया भर चीजें, क्रीमी लेयर किसी का है या आरक्षण वगैरह कुछ मामला है, सारी चीजें अपना आप मेंटेन रखिए। आगे बढ़ते हैं। हम कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सूचना नहीं। माइक ऑफ रखें, आप माइक ऑफ रखें, क्लास को डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा बीच में। मैंने इसलिए माइक ऑन किया भी कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन आराम से मिलती रहे। बाकी सब चीजें तो है ही, कोई सूचना छिपाई गई है, गलत भरी गई है, तो ऐसी आवश्यकता ही ना हो। जो व्यक्ति जिस क्राइटेरिया में आता है उसमें वो फॉर्म डाले, ईमानदारी से आगे बढ़े, अपनी तैयारी करे, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखे। आते हैं अगले पेज पर, हम लोग अगले पोर्शन पे आते हैं। यहां पर क्या चीजें हैं आप देखिए। ये वही कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कुछ चीजें दी गई हैं। उसके बाद ओटीआर संबंधी बातें कही गई हैं। इसमें आपको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा ना सोचिएगा। आपको सचेत किया जा रहा है कि गलत तरीके से कुछ काम करेंगे तो बाद में भोगना पड़ेगा। कोई आदमी गलती कर जाता है, बाद में कुछ पता चलता है उसके बारे में, वो तैयारी के लायक भी नहीं रह जाता है। 2 साल 3 साल बाद कोई जानकारी उसकी किसी ने, उसके पड़ोसी ने कर दिया और उसके बाद उस तैयारी से भी डिस्टर्ब हो चुका है, वो टेम्परामेंट उसका तैयारी वाला नहीं रह गया है, तब बेकार हो जाता है। अभी आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए गलती तो बिल्कुल ना करें। ईमानदारी से फाइट करना है आपको, बाय फेयर मीन्स, नॉट बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक काम नहीं करना है, बाय फेयर मीन्स आपको काम करना है। क्योंकि जब फाइनली आप जाएंगे, सिलेक्शन पा भी जाएंगे, तो सत्यापन होता है लास्ट में। अभिलेख प्रस्तुत न करने की दिशा में विशेष माननीय आयोग के निर्धारित अवधि के अंतर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उस समय आपको समस्या शुरू हो जाएगी, इसलिए सत्यापन के समय कोई दिक्कत ना है तो उस हिसाब से अपना सब एकदम सेट करके फॉर्म डालिएगा। आवेदन शुल्क आप जान ही रहे हैं, लोक सेवा आयोग बहुत ज्यादा आपसे फीस नहीं लेता है। मैंने बताया ना कि बहुत शानदार संस्था है, यहाँ से नौकरी पाएंगे आपका सौभाग्य होगा, समझ लीजिएगा। अपने आप में एक उपलब्धि होगी आपके लिए। टीचर बनना और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से टीचर बनना दो अलग चीजें हैं। आवेदन के बारे में भी आप जान ही रहे होंगे, चीजें जान ही रहे, यहाँ कुछ डिस्कस करने जैसी कोई चीज है नहीं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पॉइंट है, देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी। सहायक अध्यापक का पद है ये, एलटी लोग कहते हैं, एलटी जैसा कोई पद नहीं है ये ट्रेंड सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, ये असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में है, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट है ये। इसमें पुरुष का फॉर्म अलग निकला है, महिला का अलग, पुरुष का फॉर्म अलग है, महिला का फॉर्म अलग है, और लोग अपने अपने उसमें फॉर्म डालेंगे। लोग ऐसा नहीं करेंगे कि महिला शाखा वाले पुरुष शाखा में फॉर्म डाल पाए, पुरुष शाखा वाले महिला में डाल पाए, ऐसा नहीं। टीजीटी पीजीटी में जैसा होता है ऐसा यहाँ नहीं है। टीजीटी पीजीटी में पुरुष शाखा में यानी कुल मिला कि वहाँ महिलाएं भी फॉर्म डाल सकती हैं, महिला शाखा में पुरुष नहीं डाल सकते, वहाँ सीटें कम भी रहती हैं महिला शाखा में, लेकिन यहाँ ठीक है, यहाँ पर सीटें ठीक ठाक रहती हैं। महिला शाखा अलग है, पुरुष शाखा अलग है, और दोनों लोग मेल अपनी कैटेगरी में रहेंगे, फीमेल अपनी कैटेगरी में। क्या बेटा? कुछ नहीं, बेवकूफ लोग हैं सर, पहली बार शायद जुड़ी हैं तो वीडियो ऑडियो ऑन है। क्या बता रही, बोलिए क्या नाम है? पता नहीं किसका माइक ऑन है सर। बेटा आप तो ऑफ कर लो, आप ऑफ कर लो, ठीक है। ये क्लासेज आगे भी फॉरवर्ड हो सकती है, मान के लिए यूट्यूब पे भी जा सकती हैं, तो फिर आपके लिए समस्या होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप देखें पुरुष शाखा अलग है, महिला शाखा अलग है, इसको लेके भी कुछ लोगों में कंफ्यूजन है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा है लोगों को। कुछ लोग सोच रहे हैं कि महिलाएं सोच रही हैं, कुछ एक आध लोगों ने हमको मैसेज किया, फोन किया कि सर दोनों में फॉर्म डालना जरूरी है, एक तरह से काम नहीं चल जाएगा दोनों में। तुमने कहा आप डाल ही नहीं पाएंगे दोनों में फॉर्म, पुरुष में फॉर्म आप डाल ही नहीं सकती हैं, फिर महिला शाखा में फॉर्म डालिए, वरना महिलाओं की शाखा अलग रहेगी, अलग से मोर्चा वो संभालेंगी बालिका विद्यालय में जाकर। और परीक्षा क्या, प्रारंभिक परीक्षा होगी चयन करने के लिए अभ्यर्थियों का, उपयुक्त अभ्यर्थियों का। पहले दुनिया भर के जो लोग फॉर्म डाल देते हैं उनमें से ठीक ठाक कंपटीटर को ले लिया जाएगा। मान के चलिए कि 15 गुना लगभग लोगों को क्वालिफाई करा लिया जाएगा। तो जो 15 गुना में क्वालिफाई नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, तो मान लो किसी लायक नहीं है। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में 200 पोस्ट है या 500 पोस्ट है तो उसका 15 गुना आप देख लीजिए कितनी होती है। अगर उसमें भी आप नहीं आ रहे हैं तो फिर आप किस लायक। उसके बाद फिर ये तो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, स्क्रीनिंग छटनी हो जाएगी। उसके बाद चयन जो होगा वो मुख्य लिखित परीक्षा होगी। ध्यान देंगे, जैसा कि मैं आप लोगों से पहले चर्चा कर रहा था कि 99% संभावना लिखित परीक्षा होने की है, मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं रिटन होगा। तो लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पे होगा, यानी प्री परीक्षा आपने दिया वही उसका नंबर सब कहानी खत्म, ठीक है ना। और जब लिखित होगा तो उसको जो अंक होंगे, उसके जो मार्क्स होंगे, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। परीक्षा कब होगी, तिथि कब आएगी, केंद्र तथा केंद्र क्या होगा आपका, इसकी सूचना अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जाएगी। ये भी क्लियर है आपका। रिक्तियों की संख्या की अगर बात की जाए
तो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7466 है, 7466 है। ये टीचर राजकीय विद्यालय में जाएंगे। पुरुष शाखा में जाएंगे 4860, 4860, और महिला शाखा में यानी महिला विद्यालय में 2525। थोड़ा सा महिला शाखा में कम है पिछली बार की अपेक्षा, लेकिन महिलाएं निराश नहीं होंगी, हताश नहीं होंगी और उसी टेम्परामेंट में काम करती रहेंगी। और कम से कम वहां पर महिलाओं की अपने उसमें क्या है कि महिलाएं ही कंपटीटर हैं, पुरुष में पुरुष कंपटीटर हैं, तो कंपटीशन तो ऑलरेडी 50% कम हो गया। और कंपटीशन कम हो जाए इससे घबराना ही नहीं है, कंपटीशन और बढ़ने दीजिए। मैं तो कहता हूँ जिस चौराहे पे एक दुकान है वो चौराहा कभी नहीं चौराहा बन सकता है। जिस चौराहे पे 10 दुकान है वो चौराहा चौराहा बन जाएगा। तो अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आपको बेस्ट निकल कर आएगा, बेहतरीन निकल के आएगा, ये मान के चलिएगा। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल 81 है। तो जो हमारे दिव्यांगजन भाई बंधु हैं या महिलाएं हैं उनके लिए अलग से 81 पोस्ट हैं। तो विषयवार आरक्षणवार रिक्तियों का दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण नीचे परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। यहाँ किसी कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, ये भी होता रहा है, नीचे उन्होंने समझाया भी है। और जो अगला पॉइंट आपका है, हाँ, रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और औचित्य अनुसार घट बढ़ सकती है। पद क्या है आपका? समूह ग का पद, समूह ग का पद होता है, क्लास 3 इसको बोलते हैं, अराजपत्रित होते हैं। लेकिन एक प्रमोशन जो मिलता है, पहला प्रमोशन, फिर आप गस्टेड हो जाते हैं, ये और नहीं मिलेगा, और किसी टीचिंग में उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी, आपके माध्यमिक में टीजीटी पीजीटी में। यहाँ पर यह है कि आप एक प्रमोशन पाएंगे तब राजपत्रित हो जाएंगे, अभी नहीं, अभी अराजपत्रित है, समूह ग में है। 44,900 से 1,42,400 ये वेतनमान के अंतर्गत आप बने रहेंगे, इसके अंतर्गत आप बने रहेंगे। पहले जो ग्रेड वेतन हुआ करता था इसका 4600 हुआ करता था, लेवल 7 इसको बोलते हैं। आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी? उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से, आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग यानी ये जनरल कैटेगरी वाले होंगे। एक तो अनुसूचित जाति अपने में रहेंगे, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार 36 आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों तथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व से, इन लोगों को अलग से आरक्षण जो उनका रहता है कोटा, दिव्यांग अभ्यर्थी और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित चिन्हित किए गए पदों पर रिक्तियां बनाने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। नोट दिया गया है, मतलब आरक्षण की स्थिति रहेगी, जो लोग जिस कैटेगरी के हैं अच्छे से जानते हैं भी बात, यहाँ भी किसी की विशेष डाउट नहीं होगा। नोट देखिए आगे, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के शासन द्वारा अधिसूचित, ये दिव्यांग के लिए है कि वहां पर उनके हिसाब से दिया गया दिनांक 18 अप्रैल 22 के बिंदु में प्रावधान निम्नानुसार किया गया है। उनका भी अपना एक क्राइटेरिया होता है, वही दिव्यांग माने जाते हैं। कोई नहीं फॉर्म डाल देगा उसमें, कोई से फॉर्म नहीं डाल देगा, वो संगत होगा तभी फॉर्म डालेगा।
अदर स्टेट के कोई है तो उसके लिए आरक्षण में छूट नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर अदर स्टेट का है तो उसको आरक्षण में छूट नहीं मिलती है। ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के जो आगे की स्थिति बनती है, उत्तर प्रदेश की किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाली अभ्यर्थी यदि आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो OTR के संबंधित स्तंभ में अपनी श्रेणी, उप श्रेणी एक या एक से अधिक जो भी है अवश्य अंकित करें। वो तो पहले से करना पड़ेगा, उसको सूचनाएं अपना देना पड़ेगा। आरक्षण या आय में छूट जो चाहते हैं अपने संबंधित श्रेणी के विज्ञापन के परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। वो अपना बनवा लें, रहना चाहिए। सारी चीजें आसान है। आय सीमा में छूट का दावा करने वालों के लिए बात लागू होती है। महिला अभ्यर्थी, ये महत्वपूर्ण है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ध्यान रखना है आपको। और बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि शादी हो जाने के बावजूद भी फादर के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनता है, क्योंकि वहीं से चीजें निकल के आ रही, जाति की जो चीजें हैं उससे जुड़ी हुई वहीं से ब्रांच निकल के आ रही, बनती है। तो महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य है। तो भले शादी हो गई है लेकिन जाति प्रमाण पत्र में फादर्स नेम। सर सबको जाति प्रमाण पत्र बनवाना रहेगा? सर सबको जाति प्रमाण पत्र बनवाना रहेगा? जनरल कैटेगरी के उनको नहीं बनवाना है। ओके सर। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको अगर कुछ बनवाना है तो अगर वो उसमें आते हैं, आप क्या बोलते हैं, EWS में, तो अगर EWS में आ रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो, अगर हैं एलिजिबल तो। अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता एवं आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां, अभी नहीं, इसका काम पड़ेगा आगे, मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य। जिसमें मांगा जाएगा उसमें देना रहेगा। तो आप देंगे ही भाई, जब आप फॉर्म डाल रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं तो उसका सबूत भी आपके पास होगा। आपात कमीशन प्राप्त, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें, ये अलग चीज है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपात कमीशन प्राप्त, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं उनके लिए है ये। स्पेशली सेना वाले लोग ज्यादातर इसमें होते हैं। तो यहाँ बहुत मतलब आपके नहीं निकलेगा, ये निकलता है तो फिर स्पष्ट क्लियर है। वैवाहिक स्थिति, ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा ऐसे महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी एक व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं हो। महिला भी ध्यान रखेंगे, पुरुष भी ध्यान रखेंगे। इस चीज का नॉर्मल चीज है। फिलहाल अपने यहाँ दो शादी की बाईगमी है ही नहीं अपने यहाँ, तो सीधी सी बात है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है। तो बहुत विशेष परिस्थिति में ऐसी चीजें कहीं एक आध मिल जाती हो, अलग बात है, नहीं तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय विद्यालयों के पदों हेतु, अब यहाँ पर देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ निकलेगी वो यहाँ निकल के आएगी। तो शैक्षिक अर्हताएं आपको यहाँ पर देखना है। जनरल में इन्होंने दे दिया है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे थोड़ा हिंदी अलग हो जाता है, थोड़ा इंटरमीडिएट में संस्कृत यहाँ पे मांग लेता है।
एक विषय में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। हम आते हैं इंग्लिश पे, जहां हमारा काम है पुरुष महिला अंग्रेजी विषय। भारत में विधि द्वारा स्थापित बकायदे बाई लॉ किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, संस्था से अंग्रेजी साहित्य, ध्यान देंगे, अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि। तो अंग्रेजी साहित्य के साथ एकदम स्पष्ट कर दिया इसने, पिछली बार इसने स्पष्ट नहीं किया था, अंग्रेजी साहित्य या समकक्ष लिखा था, इस बार समकक्ष नहीं लिखा है इसने। एक समस्या यहाँ पे निकल के आ रही है, यहाँ पे समकक्ष नहीं है। भारत में NCTE, दूसरी चीज जो निकल के आ रही है, एक तो अंग्रेजी साहित्य के साथ आपके स्नातक की उपाधि हो, लैंग्वेज वालों का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन लैंग्वेज कई विद्यालय में ऐसा है कि वहां पर सिर्फ इंग्लिश रहता है, इंग्लिश साहित्य भी नहीं रहता, लैंग्वेज भी नहीं रहता है। इस चीज को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है, भविष्य में प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज को लेकर। कुछ लोग ऐसे होंगे। हाँ बेटा बताइए। सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवाज यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ इंग्लिश लिखा गया है हम लोग के 3 साल में। हाँ 3 साल में इंग्लिश लिखा गया है, तो वो इंग्लिश पढ़े हैं साहित्य सर। होगा, वो इंग्लिश साहित्य होगा, ठीक है। तो फॉर्म फिल कराते समय सर कुछ बनवाना पड़ेगा या फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें? नहीं सर, प्लीज सर, पिछली बार जो लोगों का हुआ था वो लोग यूनिवर्सिटी से लिखवा करके ले गए थे, वो लिख करके दिए थे कि साहित्य इंग्लिश चलती है। लिखवा के नहीं ले गए थे, कोर्ट गए थे, कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूछा था कि इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर के इक्विवेलेंट आती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने ये बात कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज इज इक्विवेलेंट टू इंग्लिश लिटरेचर। तो मामला क्लियर हो गया था। बहुत सारे लोग हमसे भी जुड़े हैं जो जॉब कर रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज से थे, फॉर्म डाल दिए थे, एग्जाम दे दिए थे, जबकि आया था अंग्रेजी साहित्य से फॉर्म या समकक्ष था, एक शब्द था समकक्ष। इस बार समकक्ष न होने की वजह से समस्या आएगी फिलहाल। और जिनका इंग्लिश साहित्य है, सिर्फ अंग्रेजी है, वो फॉर्म डालें, रुके ना, और आगे क्या चीजें होगी, कैसे होगा, वो क्लियर होगा। सर क्लियर जिसका तो 2 है साल ही है, नहीं, 2 साल वाले फॉर्म डाल सकते हैं, अभी आगे मिलेगा, ठीक है। तो सर लैंग्वेज के लिए सर नहीं भरा सकता है ना? लैंग्वेज वाले नहीं है अभी तक, इसमें लैंग्वेज वाले नहीं है और अभी भी आगे रहेंगे भी नहीं इसमें। सर जिनके वाले में सर अंग्रेजी लिखा है, जैसे प्रसन्नजीत का है सर। हाँ हेलो सर, जैसे अंग्रेजी वाले प्रसन्नजीत का फॉर्म है, डालेंगे, जिनमें सिर्फ अंग्रेजी लिखा है वो फॉर्म डालेंगे, जिनमें अंग्रेजी साहित्य लिखा है, अंग्रेजी लिखा है, वो फॉर्म डालेंगे, ठीक है। जिनमें सिर्फ अंग्रेजी लिखा है परसेंटेज का इश्यू सर कुछ है सर कि बीए में कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50? नहीं, वो नहीं दिया है। आगे भी डिस्कस कर लेते हैं एक चीज और, कि जो अंग्रेजी लिखा है, जिनका सिर्फ इंग्लिश में बीए में इंग्लिश लिखा है, उनके जो आगे अंदर पेपर्स होंगे, पेपर्स देखिए लिटरेचर के होंगे, वहां से क्लियर हो जाता है बेटा, है ना? जी सर, समझ रहे कि नहीं? भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी बीएड किए हो आप, बीएड प्लस बीए में इंग्लिश हो, बीए में इंग्लिश हो, साहित्य 2 साल 3 साल, इससे मतलब नहीं। आगे गणित आ गया, विज्ञान, सामाजिक सर विज्ञान। मेरा सर हाँ। हेलो सर मेरा अंग्रेजी से जो ग्रेजुएशन है वो बीएड के बाद है, क्योंकि पहले मैं पूर्ण ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया, उसमें अंग्रेजी नहीं थी, मैंने अलग से इंग्लिश सिंगल सब्जेक्ट से 3 साल का अंग्रेजी साहित्य ग्रेजुएशन किया है। हाँ तो हो गया, वो आ जाता है, वो सही है, आपको फॉर्म डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। लिखने के बाद माइक ऑफ कर दिया करें तो और अच्छा लगेगा हमें भी।
जो सर। चीजें यहाँ तक पूरी करके आई हूँ। हाँ बताएं। सर अगर सिंगल सब्जेक्ट से 2 साल का बीए है तो वो डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। सर बीएड में इंग्लिश होना जरूरी है क्या? बीएड में नहीं जरूरी है, सिर्फ बीएड हो। बीए में इंग्लिश जरूरी, बीएड में चाहे आपका कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बीएड में आप 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेते हैं, वो टीचिंग सब्जेक्ट कोई भी चल जाएगा आपको। दिव्यांग जन के लिए कुछ चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको भी, यहाँ चीजें क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत दिक्कत नहीं है। कोई है अगर ऐसा स्टूडेंट कुछ डाउट हो तो यहाँ क्लियर कर सकता है। आयु सीमा, आयु सीमा जो आपकी है क्या बेटे? सर मेरा बीकॉम है गुजरात से, और उसमें सिर्फ इंग्लिश ही लिखा हुआ है, तो फिर मैं डाल सकती हूँ? गुजरात से बीकॉम है? हाँ सर, फिर यहाँ पर मैंने एमए किया है और बीएड किया है गांव से। आपके स्पेशल केस है, आप व्हाट्सएप करिएगा, हमको मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं देख ओके लूंगा सर। कि आपके क्या है, कैसे बीकॉम है, उसमें इंग्लिश है क्या, कैसे है। ठीक सर। समझना पड़ेगा, ठीक है, अलग से। ठीक सर, ओके सर। आयु सीमा की बात की जाए तो ये भी क्लियर हो गया है। 1 जुलाई 2025 को आप 21 साल के हो गए हों, पूरी करनी चाहिए। आपकी उम्र 21 साल हो गई हो। और अगर आयु सीमा की बात की जाए यहाँ पर, तो 21 साल की आयु पूरी कर रहे हो आप 1 जुलाई को, और 40 वर्ष से अधिक की आयु के न हो, यानी आप 21 साल और 40 वर्ष के बीच के युवा हों, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। यानी 2 जुलाई 1985 के बाद पैदा हुए हों और 1 जुलाई 2004 के बाद के ना हों। सीधी सी बात, ये भी क्लियर होगा, आप कुछ क्लियर निकाल ही लेंगे। दिव्यांग जन हेतु 55 वर्ष है, उनके लिए है। फॉर्म डालने के लिए कोई अपनी आंख नहीं फोड़ लेगा, है ना। इसमें है जो क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं उसी क्राइटेरिया में बने रहेंगे। तो जो है बेचारे जिनके साथ समस्या है, उनको ये विशेष छूट दी गई है। उनकी अपनी समस्या को देखते हुए उनके लिए, उनका संघर्ष भी हमसे आपसे कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है। तो इस पे आप खुश नहीं होंगे कि अरे, मतलब दुखी नहीं होंगे, इनको तो 55 साल मिला है, हमको नहीं मिला है। मिलता तो है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, भयंकर दुर्घटना हो जाए, टांग कट जाए, हाथ कट जाए, 5-5 लाख गवर्नमेंट देती है, कौन लेना चाहेगा? हाथ कटवा के, टांग कटवा के, सीधी सी बात है। 55 वर्ष उनको मिला है तो वो डिजर्व करते हैं बेचारे, उनकी भी मजबूरी है। 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी गई, ऐसा नहीं कि छूट नहीं है। अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, कुशल खिलाड़ी जो है उत्तर प्रदेश के, राज कर्मचारी को, बेसिक के जो कर्मचारी हैं, कुछ शिक्षेत्र कर्मचारी हैं, इस तरीके के कुछ लोग दिए गए जिन्हें 5 वर्ष की छूट दी मान है इनके लिए। यानी 2 जुलाई 1980 के पूर्व के नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थी और कुछ चीजों के लिए कुछ अलग प्रकार की छूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखते हैं। ये भी दिव्यांगजन से जुड़ा हुआ है। 11 नंबर देखते हैं, कुछ सूचनाएं हैं आपको दी गई हैं। डेट ऑफ बर्थ वही होती है, हाई स्कूल अथवा समकक्ष। तो हाई स्कूल में जो कुछ होता है अभिलेख वही चलता है आगे तक। अगर आपके इंटर में कोई गलती है, बीए में कोई गलती है, बीएड में कोई गलती है, वहां सही कर लीजिए। हर जगह गलती, आप सोचें हाई स्कूल अकेले में सही करा लें
और बाकी जगह वही रहने दें तो वही वाला गड़बड़ हो जाएगा मामला। आपका हाई स्कूल में जो है वही आगे सही करना पड़ेगा। इंटर बीए बीएड में अगर कुछ और है, हाई स्कूल में कुछ और है, तो आप वहां तीनों में सही कराएंगे। हाई स्कूल में कुछ नहीं कर सकते, हाई स्कूल में जैसा है वैसा रहेगा। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में दिए गए दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित पत्र संलग्न करना होगा। उस समय जब मेंस की बात होगी, मेंस के आवेदन के साथ, अभी फिलहाल वो बात की बात है। यहाँ भी कुछ चीजें दी गई हैं। यहाँ भी सब साधारण चीजें हैं, आप कुछ पढ़ेंगे तो आप क्लियर पाएंगे। मेंस जब रहेगा आपका, लेकिन उन्होंने दिया है प्रारंभिक ये देखिए, नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों के नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण। फाइनली एक मेडिकल होता है, बहुत साधारण होता है, इसमें जनरली लोग छटते नहीं हैं। और प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में प्रवेश से, तो मुख्य परीक्षा में कितने लोग जाएंगे? रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। तो सोचिए 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो प्री तो आपका निकलना ही निकलना है। और जो स्टूडेंट हमसे एसोसिएटेड है, हमसे जुड़ा हुआ है, अगर उसका प्री नहीं निकलता है तो मैं तो कहता हूं कि उसकी नहीं, मेरी गलती है, मेरी फॉल्ट है, और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। फिर तो सीधी सी बात है कि आपका प्री निकलना ही निकलना है। बस आप काम कर लीजिए ईमानदारी से, बस अगले 100 डेज। इनका कहना है कि जो लोग आवेदन के लिए योग्य नहीं है, क्यों आवेदन करेंगे? पात्र नहीं है तो बाद में उन्हें हटा दिया जाएगा। OMR काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे, वहां के लिए समझा दिया गया है। वो सब चीजें आप जानते हैं। OMR आंसर शीट वगैरह जो आपको मिलेगी, उसमें व्हाइटनर, ब्लेड, पेन, रबर आदि बिल्कुल ना लेके जाएं। बहुत बेवकूफ़ी करते हैं लोग, अच्छा पेपर होने के बावजूद भी गलती कर जाते हैं। पेपर उनका चेक नहीं हो, उनकी बुकलेट चेक नहीं होती, OMR शीट चेक नहीं होती है। कुछ लोग गलती से वहां पर एक और गलती करते हैं कि सिग्नेचर नहीं करते हैं। सिग्नेचर आपको करना बहुत जरूरी होता है। सिग्नेचर और आपको अपनी बुकलेट का नंबर ABCD क्या होता है उसको आप जरूर डाल दें। 2 चीजें नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है। और 3 प्रतियों में आपको मिलती है उत्तर पत्रक, यानी आपको OMR शीट। और प्रथम प्रति, मूल प्रति गुलाबी होती है, दूसरा संरक्षित प्रति होती है, हरी होती है, और एक नीली प्रति आपकी रहेगी जिसको आप लेकर आएंगे, घर पे मिलाएंगे, नीली वाली। ठीक है, नीली वाली आप लेकर आएंगे। खुले आसमान के नीचे आप रहते हैं, आसमान नीला होता है। क्योंकि गलती से आदमी हरी वाली लेके निकल जाता है और एग्जामिनर बेचारा इन्विजिलेटर परेशान हो जाता है, उसको ढूंढता रहता है। ये भी गलती नहीं करते, साधारण चीजें हैं परीक्षा दौरान। हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी तो ये MCQs रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग है तो आपको ज्यादा आंसर नहीं करना है, जो मालूम है वो करना है, जिसमें 2 में डाउट है वो करना है, बस इतना ही। निगेटिव मार्किंग क्या होगी? प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। अगर एक गलती करेंगे 0.33, 2 गलती एडजस्टेबल, 3 गलती पे आपका एक सही भी गायब हो गया। 3 गलती किया आपने, एक सही गायब हो गया। 9 दिन चले 2.5 कोर्स,
द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। तो स्थिति ये हो जाएगी फिर मामला वहां पर कि आप करके आए 140, क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई करके आया 90, प्री क्वालिफाई कर गया। प्री क्वालिफाई करना बहुत सामान्य रहेगा, आपको जितना मालूम है उतना, और जितने 50% कंफ्यूजन वाले, जिसमें 2 में कंफ्यूजन है, ए और सी में, बी और सी में, इस तरीके से बस उतना करें। एक से अधिक उत्तर भी आप नहीं देंगे, वो ऑलरेडी गलत ही माना जाएगा। जैसे गलत आपको पता चल गया ये तो मेरा गलत है, तो इसके चारों खाना आपने भर दिया कि चारों बोला कर देते हैं, शायद इसको नील कर दिया जाए, नील नहीं किया जाए, गलत माना जाएगा। अभी मैं करवाता हूँ 3 तारीख को एक टेस्ट रखा हूँ, और उसके बाद आगे भी करवाऊंगा। तो फिर मैं एक आध में माइनस मार्किंग करता हूँ आप लोगों के लिए। माइनस मार्किंग रहेगी तो आप थोड़ा सा सुधरे रहेंगे। उसी तरह का दंड दिया जाएगा। दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपयुक्त अनुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं। भाई जब आप आंसर नहीं किया, आपने छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये देखिए क्राइटेरिया कि आपको मिनिमम अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक है 35% आप पाए ही पाए कम से कम। इसके बावजूद अगर 1/3 है माइनस मार्किंग, अगर आप सोच रहे हैं कि 30-35 करके चले आए, टोटल 35% आपका नहीं पहुंच रहा, गड़बड़ा जाएगा। ओवरऑल 40% है। ये भी ध्यान रखना है कि ओवरऑल ये अन्य श्रेणी के लिए सिर्फ SC ST को छोड़कर 40% है। मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड, इसी प्रकार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड 40% है, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा की बात हो रही है 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आयोग की सीट माना जाता है कि योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, आयोग की सीट खाली चली जाएगी। लेकिन पेपर मान लीजिए बहुत टफ बन जाए और ज्यादातर लोग 40% क्रॉस ही न कर पाए और सीटें खाली चली जाएंगी, लेकिन चयन नहीं माना जाएगा, तो श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड आपको कवर करना रहेगा। हालांकि स्थिति नहीं आती है, लगभग एक आध सब्जेक्ट में पिछली बार आई थी, कंप्यूटर वगैरह में 2018 वगैरह में कई सीटें खाली चली गई, इसीलिए इस बार सीटें ज्यादा हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अभ्यर्थियों का अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ रियायत न लिया गया हो। ये भी ध्यान रखना है। अगर आपने कोई छूट ले लिया है, 5 साल की आपको एज की छूट मिल गई है, एज की अगर कोई छूट मिल गई है, ध्यान देंगे, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा। जनरल में बहुत ये टेक्निकल चीज है थोड़ा सा, जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ रियायत न लिया गया। एज वगैरह की छूट आपने ले लिया है तो आप अपने क्राइटेरिया में रहेंगे, ओबीसी में रहेंगे, SC में रहेंगे। मान लीजिए आप टॉप कर गए लेकिन आप ओवर एज थे, 40 साल 40 प्लस थे, तो जनरल में आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जनरल तो 40 साल का ही है ना, जनरल कैटेगरी 40 साल की है। आप हैं 41 साल के और आप टॉप कर गए हैं, आप ओबीसी SC में आते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आप अपनी कैटेगरी में रहेंगे। जनरल कैटेगरी में जाने क्राइटेरिया ये है कि फिर वहां पे आप 40 से कम क्यों। इस प्रकार से कोई लाभ आपने ले लिया है तो आप फिर अनारक्षित श्रेणी में नहीं आ रहे होंगे। प्रमाण पत्र कोई फर्जी या कूट रचित सबमिट किया गया हो तो जो संगत धाराएं हो कार्रवाई होती है, वो होनी भी चाहिए। फ्रॉड टाइप के लोग गिरफ्तार होने भी चाहिए। सर
इससे मान लीजिए किसी को एज में छूट मिल गया तो उसको जनरल में क्वालिफाई करना रहेगा कि ओबीसी में? छूट मिल गया तो ओबीसी में रहेगा बेटा, बताया तो वही तो समझाया मैंने आराम से। नहीं, जैसे ये मेरे कहने का मतलब कि उसको जनरल के बराबर मार्क लाना रहेगा कि ओबीसी के बराबर है तब भी उसका होगा सिलेक्शन, ये कहने का मतलब मेरा सर। ओबीसी के बराबर रहेगा तो ओबीसी में छूट मिलेगा, जनरल के बराबर है, ओबीसी में रहेगा, ओबीसी में क्वालिफाई करेगा, ओबीसी के बराबर नंबर लाना रहेगा। ज्यादा ला दे अच्छी बात है। जी सर। नहीं सर, हम एलिजिबल हो गए, उदेश यादव बोल रहा हूँ। तो जैसे समझिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य अनुदेश, सामान्य अनुदेश बहुत तेजी से समझिए चीजों को, थोड़ा बताएं ज्यादा समझिए। समय चल रहा है 2020 का दौर है। I came, I saw, I conquered. Set the target, hit the target. कुछ सामान्य अनुदेश यहाँ पर दिए गए, एप्लीकेशन वगैरह जो चीजें यहाँ पर प्रक्रिया है उसके बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे क्या करेंगे वही चीज फिर यहाँ भी दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कुछ डिटेल्ड है, नोटिफिकेशन डिटेल, ये कुछ प्रारूप दिए गए हैं जिसको आप लोग समझ रहे होंगे। प्रारूप आप समझ रहे होंगे। इसी आधार पर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, पिछड़े वर्ग के लिए, एससी के लिए था, एससी एसटी के लिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है ये। यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा, कुछ ऐसे साधारण चीजें हैं। ये सब सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया है। आगे आते हैं हम लोग, बढ़ते चलते हैं। यहाँ किसी पेज पे कुछ आपको पूछना हो तो बताइएगा। यहाँ पर थोड़ा महत्वपूर्ण चीज मिल गई है आपको। जो परीक्षा की योजना है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्री आप कहते हैं, सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक, मुख्य विषय आपका होगा। तो एक पेपर होगा, पेपर की संख्या 1 रहेगी, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जीएस के 30 प्रश्न रहेंगे और 120 प्रश्न आपके 120 आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। 300 नंबर का एक पेपर होगा। ये 2 अंक यानी 150 का है तो 2 अंक रहेंगे। समय 2 घंटे का आपको दिया जाएगा। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये एमसीक्यूज रहेंगे, इनको आप उत्तीर्ण कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा मेंस में आप सम्मिलित होंगे। सर जो ये 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे तो क्या इसमें कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा क्या? नहीं, अलग से नहीं रहेगा, ओवरऑल रहेगा। तो पूरा मिला के सब्जेक्ट प्लस जीएस मिला के आपको क्वालिफाई करना रहेगा, अलग अलग नहीं। मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी, इसमें भी एक पेपर आपका होगा। पेपर आपका 1 रहेगा। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आपकी 20 रहेगी, 10 + 10 यानी 10 आपके जो रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और 10 आपके लॉन्ग रहेंगे। यहाँ पर आपको 200 नंबर इसी पे आपका चयन होना है, वो वहीं छोड़ दिया, प्री आपने वहीं छोड़ दिया। और कुल अंक आपको मिलेंगे यहाँ पर 80 और 120 इस 10 क्वेश्चन की। वैकल्पिक दिख नहीं आएगा में क्या बेटा? सर में जो है क्वेश्चन आएंगे आज ये से भी रहेंगे।
नहीं, सब्जेक्ट रहेगा, मेन सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ओके सर। देखिए बेटा, द्वितीय चरण क्या है आपका? मुख्य परीक्षा है ना। वैकल्पिक, देखिए वैकल्पिक विषय दिखा है, बाकायदे स्पष्ट दिया गया है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहे। वैकल्पिक मुख्य विषय आपको वही रहेगा बस, है ना। सर इसमें ग्रामर भी होगा? हाँ पूरा रहेगा, ग्रामर भी रहेगा, लेटर राइटिंग वगैरह पूछा जा सकता है, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। कोई पैसेज दे सकता है, ट्रांसलेशन दे सकता है, डायलॉग राइटिंग कुछ दे सकता है। ठीक है, दोनों रहेगा पूरा, आपका विषय जो रहेगा पूरा रहेगा। वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना स्वरूप एवं अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा, निम्नवत होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, 10+10, 2 खंडों में विभाजित रहेंगे, 2 खंडों में ये विभाजित रहेंगे। खंड आ, एक कह सकते हैं 10 क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 125 शब्दों में लिखना रहेगा इनको। यहाँ पे 8 अंक का एक प्रश्न रहेगा, यानी 10 प्रश्न है तो ये देखा दिया, यहाँ पे देखिए दिया है 80 नंबर का हो गया। खंड ब ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, 10 प्रश्न रहेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जिसमें उत्तरों की संख्या 200 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का होगा, यानी 120। इसी पे आपका चयन होना है। इसीलिए लिखने की हैबिट, जो टीचर आपको प्रिंटेड मैटर दे दें, जो टीचर आपको पीडीएफ दे दें, उनसे आप कभी मत पढ़िएगा, आप ध्यान रखिएगा, यही नुकसान होता है। ये काम हम लोग कभी नहीं करते रहेंगे, पीडीएफ दे के पढ़ाते रहे हों। खूब लिखाने का काम करते रहे हैं, खूब लिखाने का काम इसलिए करते रहे हैं कि आपकी राइटिंग स्किल डेवलप्ड हो। तो लिखने लिखाने का काम अब भी खूब होगा, कहीं सिनॉप्सिस है, कहीं समरी है, कहीं कुछ चीजें हैं जो आपको लिखना खूब है। लिखने की स्किल अपनी डेवलप कर डालिए अभी से, पंक्चुएशन ग्रामर का ध्यान देते हुए काम करिए, तो मेंस आपका क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से, बहुत टफ नहीं है। यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ना रहेगा, यहाँ पे 50 लगभग नियर अबाउट 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन अगर निकाल देंगे हम, तो आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। इन प्री के लिए थोड़ा ईमानदारी से पढ़े रहेंगे तो वहाँ की कुछ चीजें आपके काम आ जाएगी। खूब लाइन्स रटिए, लाइन्स खूब रटिए, टेक्स्ट खूब पढ़िए, ये काम आएगा मेंस में आपके। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर भी कुछ दिव्यांगजन के लिए दिया गया है। हाँ ये हो गया। इसके बाद और कहीं कोई डाउट हो पूछिएगा आप लोग। जी सर। सर सीट को लेकर के जैसे सर 540 सीट है, तो जिसमें जैसे जनरल में जो सीट दी गई है और ईडब्ल्यूएस में जो सीट दी गई है, मान लीजिए अगर हम ईडब्ल्यूएस में डालते हैं तो जितनी सीट ईडब्ल्यूएस में है क्या हम उसी में फाइट करेंगे या जनरल में भी गिने जाएंगे? जनरल में क्यों नहीं गिने जाएंगे? जब आप ज्यादा नंबर पाएंगे जनरल में जाएंगे, कम पाएंगे तो ईडब्ल्यूएस में जाएंगे। और सर जैसे मान लीजिए 217 सीट जैसे जनरल में है, तो हम जनरल के हैं तो सर 200 मेरे लिए सर 217 सीट मायने रखती है या 540 में हम आएंगे सर? पूरे में आएंगे, पूरे में। सर जनरल वाले को तो जितनी सीट है ना उतनी मिलेगी ना, कैटेगरी वाला जनरल में जा सकता है, जनरल वाला नीचे नहीं आएगा ना, ये रूल होता है। कैटेगरी वाला जैसे आप ईडब्ल्यूएस के हैं, आप जनरल में, ओबीसी हैं तो ओबीसी में भी रहेंगे आप, और नीचे आते हैं तो अपने में रहेंगे, ऊपर जाते हैं तो जनरल। मतलब सामान्य, किस जनरल मतलब ये नहीं कि अपर लोगों के लिए है, जनरल मतलब सामान्य सीट हो गई सबके लिए। वो सर इसीलिए अनरिजर्व लिख के देता है ना, अनारक्षित। ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस पे हम आगे एक लेक्चर बनाएंगे, वीडियो इसे हमने डाला है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर भी जिनको डाउट हो, इसमें एक आध चीज मैं और बता दूं जो नया ऐड हुआ है। एक चीज
लास्ट में आप देखेंगे 2-3 पॉइंट नया ऐड हुआ है, बाकी सब वही आप लोगों ने देखा होगा। आपके सेक्शन ग्रामर, लिटरेचर सबके साथ साथ ड्रामा, प्रोज, फिक्शन, और लास्ट में एक पॉइंट, 3 पॉइंट नया ऐड हुआ है। ये सब कुछ टफ कर देता है आपके लिए। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, करंट लिटरेचर आपको जानना है, क्या पूछेगा नहीं क्लियर। कॉलोनियल, जब अंग्रेज शासन करते रहे जिन देशों पर, उस समय की लिटरेचर, शासन करके चले गए, पोस्ट कॉलोनियल अपना प्रभाव जमा के चले गए, अब जब लोग वहां से निकले हैं तो उस पर कितना प्रभाव है उनकी लिटरेचर, जब अंग्रेज वापस चले गए हैं। इंडियन राइटर्स को आपको पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 इन पे एक्स्ट्रा है। इस पे कुछ चीजें हम आपको समझाएंगे कैसे क्या करना रहेगा, बहुत परेशान नहीं होना है। ये थोड़ा ब्रॉड तो हो जा रहा है, ये 4 चीजें अपने आप में बहुत कुछ कवर करती हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए भी स्ट्रेटजी बन जाएगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी। बाकी सिलेबस ही है, सारी चीजें क्लियर हैं। कुछ और पूछना है किसी को? मेंस का सिलेबस दोनों सेम ही रहेगा सर? क्या बेटा? हाँ सेम रहेगा, मेंस का सिलेबस सेम रहेगा, प्री और मेंस का सिलेबस सेम रहेगा। सर इवनिंग वाली क्लास कब से चलाएंगे एलटी बैच की? सूचना जल्दी आपको दी जाएगी मैसेज के माध्यम से। ऑनलाइन सर इवनिंग अभी एडवर्टीजमेंट से संबंधित हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर कोई जानकारी लेना हो तो आप बताएं, एडवर्टीजमेंट से संबंधित कोई और जानकारी लेना हो आपको तो। सर क्या कोई 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकता है जिसके सिंगल सब्जेक्ट हो? 2 सब्जेक्ट से फॉर्म तो डाल सकता है, लेकिन एक दिन एग्जाम हुआ तो कहाँ दे पाएगा? अलग अलग दिन होता है, तैयारी कैसे कर पाएगा? 2 नाव पे पैर रखने का मतलब होता है तैयारी हो ही नहीं पाएगी। वैसे 2 सब्जेक्ट में फॉर्म डालेंगे, कौन सी तैयारी करेंगे आप बताइए? एक में तैयारी आदमी कर रहा है, सिलेक्शन ले ही नहीं पा रहा है, 2 सब्जेक्ट में आप कैसे तैयारी कर पाओगे? हमें तो नहीं लगता कि बहुत अच्छी चीज है 2 सब्जेक्ट में फॉर्म डाल के तैयारी करना, दोनों में सिलेक्शन लेना। नहीं सर, कोई पूछ रहा था तो वही क्लियर कर रहे थे, कोई और पूछ ऐसे रहा था। लोगों से दूरी बना के रखिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। ओके तो 2 सब्जेक्ट में फॉर्म डाल रहे हैं, 2 कोचिंग करेंगे, 2 तैयारी करेंगे, 2 एग्जाम देंगे, 2 सिलेक्शन लेंगे, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। आपका टाइम किल करते हैं, फिर ये लोग हमारा भी टाइम किल करते हैं आपके माध्यम से, है ना? चलिए और कोई डाउट? सर इसकी फी कितना रहेगी शाम वाले बैच में एलटी का एडवर्टीजमेंट से जुड़ी हुई कोई डाउट और है आपके? एडवर्टीजमेंट से जुड़े हुए कोई और डाउट है आपके? सर जी सर, जैसे कि हाई स्कूल में सर जो नाम, अगर नाम में सर दिक्कत होगा और फिर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे और रिजल्ट पे सर नाम अलग अलग है तो उसको सही करवाना पड़ेगा सर? हाई स्कूल में नहीं सही होगा, उसके आगे इंटर सर ग्रेजुएशन में सर, जैसे बीए में सर कुमारी नहीं है सर, बाकी मेरा नाम पूरा है, और हाई स्कूल में सर कुमारी का। कुमारी ठीक है, कुमारी से कोई दिक्कत नहीं होती। बाद की चीजें हैं अभी एडवर्टीजमेंट में। और कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, बस इतना। थैंक यू सर, क्लियर है। चीजें बात की है अभी, ठीक है? कॉलोनियल सर, ये सब जो पूछेंगे ये करंट वाले पूछेंगे या पूरा पूछेंगे सर अभी तक? बेटा सर जो ये लास्ट ऑप्शन था पोस्ट कॉलोनियल और इंडियन राइटर, तो ये लास्ट मतलब ये करंट वाले जो करंट एज में है उसमें पूछेंगे या करंट ही रहेगा? मान के चलो पोस्ट कॉलोनियल आपके मान के चलिए ज्यादातर देश जो आजाद हुए हैं 60-70 साल के आसपास में राइटर हो जाएंगे। पोस्ट मॉडर्न तो आपका करंट जो चल रहा है 1950, 55, 70 इन सब के बाद के करिए। हम डिस्कस करेंगे, क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे सब चीजें, ठीक है? और फॉर्म भरने संबंधी किसी कोई डाउट हो? क्लास को ऑफ किया जाए? सर कोई बात नहीं। आज तैयारी शुरू करिए, सब लोग काम शुरू कर दीजिए अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है? कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, बहुत अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप लोग। पूरी उम्मीद है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे सर। और आप सभी लोग मेंस लिखेंगे। हेलो सर जी।
डॉक्टर में थोड़ा नाम में एक अक्षर का गैप हो गया है। चलिए ठीक है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे सुधांशु आपसे, ठीक है, मैसेज ठीक कर है, ठीक दीजिए। चलिए, और कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं सर। चलिए ठीक है, कुछ होगा तो आप मैसेज करिए। पूरी शुभकामनाएं आपके लिए, आप फॉर्म डालिए, ईमानदारी से काम करिए, सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ खड़ी हो और आप बढ़िया से प्री क्वालिफाई करिए, मेंस लिखिए, मेंस क्वालिफाई करिए, फाइनली सिलेक्शन लीजिए और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट संस्था में जाके एक बेहतरीन टीचर बनिए आप और बच्चों के भविष्य को बेहतर करिए, दिशा दीजिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।